नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दावे की पड़ताल करने वाले हैं जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये दावा है भारत में ब्रिटिश राज की आर्थिक विरासत का। ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि एक पूरे देश की तकदीर की है। तो चलिए इस बेहद पेचीदा विषय को एक एक करके समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। 45 ट्रिलियन डॉलर्स। यही वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। अंदाजा लगाने के लिए ये रकम आज के यूनाइटेड किंगडम की कुल सालाना जीडीपी से भी 17 गुना ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास के बही खातों में दर्ज विशाल रकम आखिर आई कहां से। और इस बहस को आज के दौर में सबसे बुलंद आवाजों में से एक शशि थरूर ने इस एक लाइन में समेट दिया है। उनका तर्क बिल्कुल सीधा है। ब्रिटेन की जो तरक्की थी वो सीधे सीधे भारत के शोषण से जुड़ी हुई थी। ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है जिसके पीछे एक लंबा और उलझा हुआ इतिहास छिपा है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस 45 ट्रिलियन डॉलर के चौंकाने वाले आरोप को समझेंगे। फिर हम धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ के ऐतिहासिक सिद्धांत की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम कैसे करता था। हम इसके भयानक इंसानी नतीजों यानी अकालों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में इस पूरी कहानी पर इतिहासकारों की जो अलग अलग मत हैं उन्हें भी जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुख्य दावे की। ये 45 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा आखिर है क्या, और ये आज की तारीख में इतनी बड़ी बहस का मुद्दा क्यों बना हुआ है। देखिए, ये नंबर कोई हवा में नहीं आया है। ये जानी मानी अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक की दशकों की रिसर्च का नतीजा है। उन्होंने करीब 200 सालों के टैक्स और ट्रेड के डिटेल्ड आंकड़ों को खंगाला। उनका निष्कर्ष ये था कि 1765 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया और 1938 तक ब्रिटेन ने भारत से लगातार पैसा निकाला, ये सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि एक एकेडमिक कैलकुलेशन है जिसमें उस समय के एक्सपोर्ट सरप्लस और उस पर लगे ब्याज को आज की वैल्यू में बदला गया है। वैसे ये आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें 19वीं सदी के भारत में हैं, जहां एक थ्योरी ने जन्म लिया जिसने औपनिवेशिक शासन की पूरी आर्थिक बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसे धन की निकासी या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले सामने रखा था दादा भाई नौरोजी ने 1867 में। उनका तर्क बहुत साफ था। ब्रिटिश शासन एक वन वे स्ट्रीट था। भारत का पैसा, यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की कमाई, सैलरी, पेंशन और मुनाफे के तौर पर लगातार इंग्लैंड जा रहे थे, लेकिन बदले में भारत को इसके बराबर का कोई आर्थिक फायदा नहीं मिल रहा था। ये एक तरह का फाइनेंशियल ब्लीडिंग था जिससे नरोजी के मुताबिक भारत को सिस्टमैटिक तरीके से गरीब बनाया गया। ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। जरा सोचिए, 1700 में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। वर्ल्ड जीडीपी में भारत का हिस्सा करीब 24% था, यानी पूरे यूरोप के बराबर। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं करीब 200 साल आगे 1947 में। ब्रिटिश राज के अंत तक यह हिस्सा सिकुड़कर सिर्फ 4% रह गया था। और इसी दौरान ब्रिटेन का क्या हुआ, उसका हिस्सा 3 गुना बढ़ गया। इतिहासकार कहते हैं कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर की तस्वीर दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतनी बड़ी आर्थिक निकासी आखिर मुमकिन कैसे हुई। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी और सिस्टमैटिक मशीनरी थी। चलिए इसके मेन पुर्जों को समझते हैं। इस शोषण के स्ट्रक्चर के 4 मेन पिलर थे। पहला, खेती पर कंट्रोल। दूसरा, भारत को डी इंडस्ट्रियलाइज करना, यानी यहाँ के उद्योग धंधे खत्म करना। तीसरा, एक तरफा ट्रेड पॉलिसीज। और चौथा, डायरेक्ट पैसा निकालना, जिसे होम चार्जेस कहते थे। मतलब भारत में ब्रिटिश शासन का सारा खर्च, यहाँ तक कि लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्च भी भारतीय खजाने से ही वसूला जाता था। अंग्रेजों ने पूरे भारत में अलग अलग जमीन से टैक्स वसूलने के सिस्टम लागू किए, जैसे बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन इन सबका मकसद एक ही था, ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूलना। टैक्स की दरें बहुत ज्यादा थी, कई बार तो 50% तक। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि टैक्स अब कैश में देना पड़ता था। इसके लिए किसानों को अपनी खाने पीने की फसलें छोड़कर नील, कपास और अफीम जैसी कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया, जिनकी जरूरत ब्रिटिश फैक्ट्रियों को थी। नतीजा, भारत की फूड सिक्योरिटी तबाह हो गई और किसान कर्ज के जाल में फंसते चले गए। अब आते हैं भारत के उद्योगों पर, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर। 18वीं सदी से पहले भारतीय कपड़ों का पूरी दुनिया में डंका बजता था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा एक्सपोर्टर था। लेकिन फिर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने अपनी मिलों को बचाने के लिए भारतीय कपड़ों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए, जबकि ब्रिटेन के मशीन से बने सस्ते कपड़ों से भारतीय बाजारों को पाट दिया। नतीजा, भारत का सदियों पुराना कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया और लाखों बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। एक तरह से भारत को एक मैन्युफैक्चरर से सिर्फ कच्चे माल के सप्लायर और तैयार माल के खरीदार में बदल दिया गया। इन आर्थिक नीतियों का असर सिर्फ अकाउंट बुक्स पर नहीं पड़ा, इसकी सबसे भारी कीमत आम इंसानों ने अपनी जान देकर चुकाई। ब्रिटिश राज के दौरान भारत ने इतिहास के कुछ सबसे भयानक अकाल देखे। ये तस्वीर 1874 के द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज से है। ये उस दौर की इंसानी तकलीफ का एक छोटा सा सबूत है। ऐसी तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं।
ये शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। ये अकाल सिर्फ कुदरती आफत नहीं थे, ये इंसानों के बनाए हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब भी भारत से अनाज ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। प्रॉब्लम खाने की कमी की नहीं थी, प्रॉब्लम ब्रिटिश नीतियों की थी, जिन्होंने लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया था। आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। अनुमान है कि करीब 3 से 6 करोड़ लोगों ने इन अकालों में अपनी जान गंवा दी। हालांकि इतिहास कभी भी एक तरफा नहीं होता। 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट वाली इस कहानी के जवाब में कई इतिहासकारों ने बिल्कुल अलग नजरिए पेश किए हैं, जिससे एक जबरदस्त एकेडमिक बहस छिड़ गई है। चलिए इन तर्कों को एक एक करके देखते हैं। पहला, 45 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा। आलोचक कहते हैं कि इससे कैलकुलेट करने का तरीका, यानी सदियों पुराने आंकड़ों पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना, ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है। दूसरा, भारत की गिरावट। उनका तर्क है कि भारत का पतन सिर्फ ब्रिटेन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए भी हुआ क्योंकि ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बहुत तेजी से आगे निकल रहे थे। तीसरा, रेलवे। हाँ, माना कि ये शोषण के लिए बनी थी, लेकिन क्या इसने बाद में भारत को फायदा नहीं पहुंचाया? ये एक मुश्किल सवाल है। और आखिर में अकाल। आलोचक कहते हैं कि नीतियों ने हालात बदतर जरूर किए, लेकिन इसकी असली वजह सूखा और फसल का खराब होना था, सिर्फ ब्रिटिश नीतियां नहीं। थरूर जैसे लेखकों की खास तौर पर आलोचना होती है। कुछ इतिहासकार उनके काम को इतिहास के बजाय एक पोलेमिक यानी एक भड़काऊ लेख मानते हैं। उन पर काउंटर फैक्चुअल इस्तेमाल करने का आरोप है, मतलब ये कहना कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत बहुत बेहतर होता, जो एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जिससे साबित नहीं किया जा सकता। आलोचक ये भी कहते हैं कि ये कहानी कभी कभी ये भूल जाती है कि उस वक्त मुगल साम्राज्य भी बिखर रहा था, जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था, और अंग्रेज एक तरह से उस खालीपन में आए थे। तो इन सभी तर्कों और जवाबी तर्कों के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? ये बहस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। ये पहचान, न्याय और आज दुनिया में जो आर्थिक असमानता है, उसकी समझ से जुड़ी हुई है। आखिर में ये दो मुख्य कहानियों के बीच की बहस है। एक कहानी ये है कि ब्रिटिश राज एक शोषक सिस्टम था, जिसका एक ही मकसद था, भारत को लूटकर ब्रिटेन को अमीर बनाना। दूसरी कहानी ये मानती है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स दौर था। शोषण तो था, लेकिन इसके असर को अक्सर आज के राजनीतिक मकसद के लिए बढ़ा चढ़ाकर और बहुत सिंपल करके पेश किया जाता है। सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। तो हम इस विश्लेषण को एक जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। एक ऐसा साम्राज्य जिसने रेलवे बनाई लेकिन अकालों को और गहरा किया, जिसने मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी लेकिन यहाँ के उद्योगों को तबाह कर दिया, जो अपने पीछे लोकतंत्र का आइडिया छोड़ गया लेकिन सदियों तक दमन करता रहा। इतने गहरे विरोधाभासों से भरे साम्राज्य को हम आखिर कैसे याद रखें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि अपनी समझ में खोजना होगा। इस पड़ताल में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।